तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का आपका एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कंपार्टमेंट के लिए, बट डोंट थिंक कि ये आप सभी के काम का नहीं है। ये आप लोगों के लिए उतना ही रेलेवेंट है जो 2025 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेशक से पेपर ये आप सभी का कंपार्टमेंट का है, बट है आपके सिलेबस का, और ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। सो इससे क्वेश्चन भी आने की उम्मीद है, और इससे क्वेश्चन अगर नहीं भी आते, बट आप लोगों के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसका आइडिया आप सभी को जरूर लगेगा। हम इसको बाकी पेपर की तरह ही इंपॉर्टेंस देंगे, और उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है भी। सो एज ऑलवेज, आप सबने पहले ये सारी चीजें, इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्रिप्शन, जो भी चीजें दी गई हैं, ये आपने पढ़ ली होगी। हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले आप सभी का खंड का जो आपका एमसीक्यू का है, जिसमें आपके 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। जैसे पहला, दिमसा समुदाय भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो राइट आंसर विल बी असम। असम इसका जो है वो सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें पूछा गया है कि 1955 में एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित के किस स्थान पे हुआ था? बाडुंग पे, और इस वजह से इसे बाडुंग सम्मेलन भी कहते हैं, याद रखना है। और इसे एफ्रो एशियाई एकता एकता सम्मेलन भी कहते हैं। एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। और इसमें क्या हुआ था? नीम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम कहें तो गुट निरपेक्षता आंदोलन आंदोलन की नींव रखी गई थी, याद रखना। गुट निरपेक्षता आंदोलन की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। आगे, कथन एंड निष्कर्ष, असेसन एंड रीजन का क्वेश्चन है। कहता है कि इस प्रश्न के लिए दो कथन दिए गए, पहला कथन ये और दूसरा इसका कारण कारण है, और अभिकथन का और दूसरा इसका कारण आर भी अंकित किया है। इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरीके से देने हैं। आगे देखो, कहता है असम से एक जनजातीय राज्य के बजाय अनेक राज्य अलग करके बनाए गए। आपको पता है पहले नॉर्थ ईस्ट में दो ही राज्य थे, उससे कई असम से कई राज्य अलग हुए, तो बिल्कुल सही लाइन लिखी है। लेकिन रीजन देखो, प्रमुख जनजातीय समुदाय के नेताओं ने असम से अलग होना चाहते थे, ऐसा नहीं है। देखो, राज्य के नेता अलग नहीं होना चाहते थे, वहां पर असम की भाषा उन पे थोपी जा रही थी, इसीलिए बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो बाहर हुए। यहाँ पर नेताओं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, असमी भाषा उन पे थोपी जा रही थी, ये इसका रियल कारण बन सकता है। तो ये हम कहेंगे पहला सही है और दूसरा गलत है, तो कहेंगे कि भाई कथन ए सही है, परंतु आर कारण इसका गलत है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है भारत और चीन के पंचशील समझौते हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? इसका उत्तर है 1954 पे हुए थे, याद रखना आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील का मतलब ये है पांच सिद्धांत। पांच सिद्धांत आपके जिस पे हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये सिद्धांत था कि भाई इंडिया और जो चाइना है, इंडिया और जो चाइना है, वो दोनों क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे के बॉर्डर पर कभी भी अपनी आर्मी नहीं रखेंगे। यही रीजन है कि भारत ने अपनी, भाई चीन और भारत की जो बाउंड्री है उस पर अपनी आर्मी नहीं रखी थी, इसका लाभ चीन ने उठाया, और चीन ने जब 1962 पे हम पे आक्रमण किया, तो वो इतने बड़े स्केल पे हुआ कि हम उसको रोक ही नहीं पाए, हम डिफेंस नहीं कर पाए। कहता है अगला, भारत में कौन से किस वर्ष या कौन से वर्ष पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग हुआ? तो सन 2004 में पूरे देश में जो इलेक्शन वोटिंग मशीन है, इसका उपयोग करके क्या किया गया था? चुनाव कराया गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पहली लोकसभा की मुख्य विपक्ष की पार्टी थी? विपक्ष की पार्टी थी, तो ये है आप सभी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। अगला क्वेश्चन फिर से असेशन और रीजन का आ गया, और जो कि बहुत दिमाग खराब करता है। डायरेक्टली हम असेशन को पढ़ते हैं। सांझी संपदा के संसाधन पूरी दुनिया में आकार, गुणवत्ता और गरीबी के लिए उनकी उपलब्धता के आधार पर घट रही है। हाँ, सांझी संपदा जो है धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सरकार बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम ला रही है, या सरकार बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर रही है? अपने अधीन कर ले रही है। अपने अधीन करने की वजह से जो कॉमन प्रॉपर्टी थी, लोग जैसे पशुओं को चराते थे, लोग जाके अपने अपने आवश्यकता अनुसार वहां पर रहते थे, वो काम अब लोग नहीं कर पा रहे। तो ये कह सकते हैं। दूसरा इसमें रीजन क्या दिया गया है? सांझी संपदा के निम्नीकरण के लिए कई तरीके के कारण जिम्मेदार हैं। एक तो निजीकरण, गहन खेती, जनसंख्या वृद्धि, पारिस्थितिक तंत्र में गिरावट आना। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम कह सकते हैं कथन ए और आर दोनों ही सही है, और उसकी सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है। अब
पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? आप पृथ्वी सम्मेलन आपको पता है, हम रियो समिट को बोलते हैं और ये 1992 में हुआ था। तो तीसरे का दूसरा उत्तर किसमें जा रहा है? पहले ऑप्शन से ही पकड़ो। तीसरे का दूसरा एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जो सी ऑप्शन है। तो आंसर विल बी सी। बाकी आप लोगों को चाहे आता है या नहीं आता, बट इसी से आप इसको पहचान सकते थे। ठीक है? बिल्कुल आसान तरीका था इसको पहचानने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है युद्ध, प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ने वाले लोग निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो भगोड़े तो बिल्कुल भी नहीं है, निर्वासी भी नहीं है, प्रवासी भी नहीं है। प्रवास जो होती है वो अपनी इच्छा से भी होती है कई बार, उसकी वजह से ये शरणार्थी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला कर रहा है निरस्त्रीकरण के लिए सभी राज्य से डेस्क की अपेक्षा की जाती है। कुछ विशेष प्रकार के हथियार को त्यागना। दूसरा ऑप्शन कहता है हथियारों के अधिग्रहण या विकास के निर्मित करने की, ये बिल्कुल भी नहीं उत्तर है। तो विरोधियों के साथ हथियार के बारे में जानकारी साझा करने की, बिल्कुल भी नहीं। सैनिक आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा आक्रमण को रोकने के लिए आपसी सहयोग, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। कुछ विशेष प्रकार के हथियारों को त्यागने की, यानी हथियारों की होड़ पर रोक लगाने की बात करते हैं इसके अंदर। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। किन मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रपति ने पहले 10 वर्ष के लिए अपनी सत्ता को नियुक्त किया और फिर अपनी सीमा को अगले 10 वर्ष बढ़ा ली गई? कौन सा ऐसा देश है जहां पर ऐसा हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी। रूस की क्रांति सबसे पहले 1917 में हुई। बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई। गोरबच्चे द्वारा क्या कहते हैं गोरबचेव संयुक्त या सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने 1985। तो सबसे पहले थर्ड उत्तर होगा। थर्ड उत्तर देखो 3 ऑप्शन में। फिर उसके बाद में कहता है रूस, बेलारूस और यूक्रेन 1991। तो सेकंड ऑप्शन सबसे लास्ट में किसमें? फर्स्ट ऑप्शन में। तो एक आंसर होगा और इसके बाद में फर्स्ट, फिर फर्स्ट आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा बन रहा है? थर्ड हमारे अकॉर्डिंग। फिर क्या बन रहा है थर्ड के बाद में? फिर बन रहा है फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद में फिर क्या बन रहा है आपका? फोर्थ, और फिर सेकंड बन रहा है। तो फर्स्ट आंसर विल बी, फर्स्ट आंसर रहेगा। अब हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और इन 2-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि अब तक तो एमसीक्यू थे तो उसको डायरेक्टली बता रहे थे। जहाँ तक आपको बताया जा सकता था वहां तक बताया गया। कहता है आर्थिक वृद्धि और लोकतंत्र किस प्रकार भारत को अधिकतर सुरक्षा प्रदान करने में सहायक रहा है। देखो, एक तो आर्थिक वृद्धि, एक हम आर्थिक वृद्धि का मतलब है इकोनॉमिक रूप से हम पावरफुल हो रहे हैं। दूसरा, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये भारत को सुरक्षा इसलिए प्रदान कर रहा है। देखो, एक अगर हम आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं, पहला पॉइंट, तो कोई भी देश, ताकतवर देश, वही हमसे टक्कर लेगा। हमसे कमजोर देश तो हमसे कभी भी टक्कर नहीं लेगा। इसका फायदा ही मिला है। अच्छा, लोकतंत्र है हमारे देश में, लेकिन हम फिर भी ताकतवर देश नहीं है, तो क्या होगा? जिन जिन देशों में लोकतंत्र है वो लोकतंत्र के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो ऐसे समय में अगर कोई ताकतवर देश हम पे हमला करेगा तो बाकी के जो लोकतांत्रिक देश हैं वो हमारी सहायता करेंगे। यही रीजन है। अभी देखो, रूस और एक तरफ किसकी लड़ाई हो रही है? यूक्रेन की। तो आप सबको पता है यूक्रेन जो है वो शांति प्रिय देश है। जब से आजाद हुआ है ऐसा कभी भी किसी देश पे दादागिरी नहीं करता, लेकिन रूस इसके अपोजिट है। तो यूक्रेन की मदद जो है बहुत सारे देश कर रहे हैं, दुनिया भर के देश कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन है, तो 2 पॉइंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रूप से, यानी हम पैसे वाले देश हैं, ताकतवर देश हैं, तो कोई देश हम पे आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस देश में भी डेमोक्रेसी होती है वो देश डेमोक्रेसी के प्रति सहानुभूति रखता है। इसीलिए जब भी लोकतांत्रिक देशों में हथियारों का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, मानवाधिकारों का हनन होता है या दूसरे देशों के द्वारा कभी आक्रमण किया जाता है, तो जो बाहरी देश होते हैं वो भी उनकी सहायता करना शुरू कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहता है कि 1952 का जो इलेक्शन था, पहला आम चुनाव था, वो भारत में चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण क्यों था? देखो, सबसे पहला, भारत में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे जिसकी वजह से लोगों को वोट करने का एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पर भेदभाव बहुत ज्यादा था। तीसरी बात, जो वोटर लिस्ट थी वो अच्छी तरीके से बन ही नहीं पा रही थी। और पश्चिमी देशों ने भारत का मजाक भी उड़ाया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भी एक स्टेटमेंट की थी कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहेंगे तो देख लेंगे कि किस प्रकार से उनकी जो ऐसी नीति रही पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिसकी वजह से एक पूरे देश को पछताना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई, भारत में नियोजित विकास की जरूरत पर सहमति बनाने के लिए सहयोग देने वाले किन्हीं 2 कारणों को उजागर कीजिए। सबसे पहली बात, तो
कहता है कि नियोजित विकास की ज़रूरत पर सहमति, सब लोग सहमति बनाएँ। इसके लिए कोई 2 ऐसे कारण बताओ। तो सबसे पहले नियोजित विकास हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था? पहली बात तो संसाधनों संसाधनों का असमान वितरण था, असमान वितरण था। अब संसाधनों का असमान वितरण होने की वजह से कुछ लोगों के पास संसाधन ज़्यादा थे और कुछ लोगों के पास संसाधन क्या थे? कम थे। जिन लोगों के पास ज़्यादा संसाधन थे, समाज में रुतबा पकड़ उनकी थी। जिन लोगों के पास संसाधन नहीं थे, वो पिछड़े हुए थे। तो ऐसे समय में इम्बैलेंस था ये। बैलेंस लाने के लिए सबसे पहली बात। दूसरा, भारत के अंदर भारत के अंदर नियोजित विकास क्यों ज़रूरी था? ताकि एक समान एक समान स्थिति को बनाया जा सके। अब देखो, आज भी अगर देखोगे, भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो रिच हैं और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो पुअर हैं। कुछ रिच इसीलिए हैं क्योंकि उनमें संसाधन बहुत ज़्यादा है और कुछ रिच इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये वो जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखा है। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, कंपनीज़ ज़्यादा है। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा आपके रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया और इसके बाद में आपका उड़ीसा हो गया। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा आपके मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं भारत के अंदर नियोजित विकास क्यों ज़रूरी था? ताकि देश देश में एकता देश में एकता स्थापित करने के लिए स्थापित करने के लिए। तो ये 3 पॉइंट बता दिए, वैसे तो 2 पॉइंट आप कोई भी 2 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते थे। हमने इन 3 पॉइंटों को यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। आप और भी पॉइंट लिख सकते हो अगर आपको आते हैं तो। अगला क्वेश्चन कहता है समकालीन विश्व में वैश्विक गरीबी किस प्रकार सुरक्षा के लिए एक नया खतरा माना जाता है? देखो, गरीबी जब होगी विश्व स्तर पर या ज़्यादातर देशों में, जिस भी देश में गरीबी होगी, तो उस देश में कई सारे चुनौती खड़ी हो जाएगी। सबसे पहली बात तो वहाँ पर कुपोषण शुरू हो जाएगा, कुपोषण। और कुपोषण होने की वजह से उस देश का जो भविष्य है वो खतरे में होगा। क्यों भविष्य खतरे में होगा? क्योंकि जो वहाँ पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो बच्चे होंगे वो दुर्बल होंगे। माताएँ अपने बच्चों को पोषण नहीं प्रदान कर पाएगी और इस कुपोषण की वजह से क्या है, अनेक प्रकार की डिज़ीज़ यानी बीमारियाँ, महामारियाँ ये फैल सकती हैं और वो देश जो है हमेशा कैसा जाएगा? पिछड़ता हो जाएगा, पिछड़ता हो जाएगा। एक तो गरीबी से ये समस्या है, दूसरा उस देश के अंदर आपराधिक मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। क्या हो जाएँगे? आपराधिक मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस देश के अंदर क्या हो जाएँगे? बढ़ जाएँगे। और आपराधिक मामले बढ़ने का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सबके सामने है। अपराध बढ़ते ही किसी भी देश के लिए क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? सबसे पहली प्रॉब्लम बताओ? सबसे सबसे पहले आपराधिक मामले बढ़ते ही किसी भी देश में वहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चलेगी, शासन में स्थिरता नहीं रह पाएगी। हम ये कह सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहता है बांग्लादेश के निर्माण से पूर्वी पाकिस्तान के लोग द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के विरोध के कोई 2 कारण बताइए। अब देखो, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध क्यों करते थे? पहली बात तो जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे, यानी वो हमेशा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करते थे, अपनी नीतियों को थोपते थे। पहला विरोध करने का रीज़न ये था। और दूसरा क्या था कि जितने भी संसाधन, पैसा, रुपया जो चीज़ें होती थी, वो केवल पश्चिमी पाकिस्तानी उसका इस्तेमाल कर लेता था। पूर्वी पाकिस्तान को उस चीज़ से वंचित रखा जाता था। ना ही यहाँ से ज़्यादा नेता चुने जाते थे और जैसे ही आपको बताएँ 1969 का जब इलेक्शन हुआ था वहाँ पर और 1969 में जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान का जो नेता था वो प्रधानमंत्री बनने की बात हुई उसकी, तो भैया उसको डायरेक्टली क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आप ये कह सकते हो। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। इन 2 रीज़नों की वजह से हम कह सकते हैं, एक तो क्या होता था कि जो नेता होता था वो पश्चिमी पाकिस्तान का ही हमेशा चुना जाता था और अपनी नीति ऐसी बनाए थे जो पश्चिमी पाकिस्तान को ही फ़ेवरेबल होती थी। दूसरी बात क्या था कि अगर पूर्वी पाकिस्तान के लोग इस चीज़ का विरोध करते थे तो उसपे सैनिक कार्रवाई करवा देते थे या उनको दबा दिया जाता था। इस वजह से वहाँ पर विरोध किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 17 1975 में आपातकाल की घोषणा लागू करने के पक्ष में सरकार द्वारा गए कोई 2 कारण बताइए। तो कोई 2 कारण बता दो। एक तो आप चाहो तो इसमें न्यायपालिका से संघर्ष बता दो। एक तो क्या सरकार का कहना था कि न्यायपालिका जो थी वो बहुत ज़्यादा सरकार को काम करने नहीं दे रही थी, उससे संघर्ष हो रहा था। न्यायपालिका जो है उसकी वजह से क्या हो रहा था, भई न्यायपालिका और सरकार का संघर्ष चल रहा था जिसकी वजह से सरकार जो है सत्ता ढंग से चला नहीं पा रही थी। पहला रीज़न तो इन्होंने ये दिया।
दूसरा रीज़न इन्होंने दिया था, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, छात्र आंदोलन हो रहे थे। उन छात्र आंदोलनों ने भी शासन व्यवस्था ठीक ढंग से चलाने नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या होता कि भई सरकार को मजबूरन आपातकाल लगाना पड़ गया था। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारे क्वेश्चन वो स्टार्ट होंगे जो ग सेक्शन के स्टार्ट होंगे और ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भारत की विदेश नीति में घरेलू और बाहरी कारणों का विश्लेषण कीजिए। अब भाई भारत की कोई भी देश है उसकी विदेश नीति को 2 कारण प्रभावित करती है। घरेलू कारण में आता है देश के अंदर के रीज़न। जैसे हमारे देश के जो जनता है, जनता की आवश्यकता को हम देखते हैं सबसे पहले। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में ज़्यादातर लोग ऐसे काम करने वाले हैं जो देसी उद्योग पर आधारित हैं, कृषि करते हैं। कृषि करने के बाद में बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो घरेलू वातावरण यानी देश के अंदर की चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो हमें कोई भी ऐसी देशों से पॉलिसी बनाते समय या विदेश नीति निर्धारण करने समय हमें अपने ही देश में रह रहे लोगों का क्या करना है, ध्यान देना है। हमें कोई भी ऐसी नीति नहीं बनानी जिससे हमारे देश में रह रहे लोग जो हैं, वो दूसरे देशों में जो लोग रह रहे हैं, उनसे ऐसी नीति या उनके बीच में ऐसे रिलेशन बिल्ड ना हो जाए कि हमारे देश के लोगों के लिए नुकसान हो जाए। अगर हम अपने देश में बाहरी कंपनी को पूरी तरीके से छूट दे देंगे, तो हमारे देश के व्यापारी तो मर जाएँगे। हमारे देश के व्यापारी तो ज़्यादा अब आपको पता होगा, आपको अगर सस्ता सामान मँगाना है ऑनलाइन, तो आप कहाँ से मँगाओगे? आपसे मैं पूछूँ? तो आपके मन में केवल 2 वेबसाइट घूमेगी। आप बोलोगे भैया अमेज़न से मँगा लेंगे, फ्लिपकार्ट से मँगा देंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसी भी बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट पता है आपको? वैसे भी है। जैसे इंडियन मार्ट है, इंडियन मार्ट के बारे में आप सबने कभी नहीं सुना होगा। इंडियन मार्ट में केवल व्यापारी सामान खरीदते हैं। व्यापारी सामान खरीदने का मतलब आपको एक सामान नहीं मिलेगा, उसमें पूरा दर्जन में या बल्क में मिलेगा और वो सामान सस्ता मिलेगा। ऑनलाइन भी मिलेगा, आपको सस्ता भी मिलेगा। दूसरा हमारे देश में एक और अलीबाबा नाम की कंपनी, वो भी चाइना की है। वो भी थोक में सामान देती है, सस्ता सामान देती है। जितने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल करने वाले लोग होते हैं, वो सारा सामान वहाँ से खरीदते हैं। वहाँ से खरीदते हैं। जो चीज़ आपको मान के चलो आप मार्केट जाते हो, आप एक जैकेट खरीदते हो, आप जैकेट का नॉर्मल प्राइस देखते हो कि लगभग ₹500 एक जैकेट का प्राइस है। कितना रुपए? ₹500 प्राइस है। तो आपको एक जैकेट जो है वहाँ पर आराम से उसे 200 से ₹250 में मिल जाएगी। लेकिन वो आपको 1 पीस नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको कम से कम 12-15 पीस लेने पड़ेंगे एक साथ। और प्लस में आपको ये सामान तभी देंगे जब आपके पास में जीएसटी नंबर होगा। बिना जीएसटी वाला पर्सन सामान इस पे नहीं खरीद सकता। क्योंकि वो डायरेक्टली उन्हीं लोगों को सामान सेल करते हैं जो व्यापारी होते हैं। नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए नहीं है वो वेबसाइट। और अब बोलोगे गवर्नमेंट को ये कभी रिवील नहीं होता ये। तो हमारे देश की सरकार ऐसे देशों से कभी भी ज़्यादा व्यापारिक संबंध नहीं बनाएगी। उन लोगों से ज़्यादा संबंध नहीं बनाएगी क्योंकि हमारे देश के व्यापारियों को घाटा होगा। अच्छा बाहरी कारण क्या है हमारे देश की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले? जैसे यूएनओ है। यूएनओ जो पॉलिसी बनाती है हमको उन पॉलिसी को फ़ॉलो करना ही पड़ता है, करवाना ही पड़ता है। कई बार वो पॉलिसी हमारे देश के लिए नुकसानदायक होती है, परंतु फिर भी हमें उसे फ़ॉलो करना पड़ता है। फिर चीज़ बाहरी कारण में जैसे हमने लिखा नेम, नेम आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में नेम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेम का मतलब है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, शीत युद्ध तो खत्म हो गया, तो गुटनिरपेक्ष को तो खत्म हो जाना चाहिए। आज भारत की विदेश नीति का अंग कैसे है? तो भारत कहता है कि आज भी विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और कभी भी उनके देश में जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ देश ऐसे होते हैं जो किसी ए देश को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग बी देश को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि युद्ध बढ़ने की संभावना हो जाती है। जैसे कुछ लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे? रूस को। कुछ लोग अभी फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इज़राइल को। तो यहाँ पर ऐसे में तो युद्ध बढ़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें युद्ध बढ़ाना नहीं है, बल्कि युद्ध को हमें क्या करना है? कम से कम मिनिमाइज़ करना है। और युद्ध को हम मिनिमाइज़ कैसे कर पाएँगे? आप बताइए? युद्ध को हम मिनिमाइज़ तभी कर पाएँगे जब बाहरी पॉलिसीज़ को हमको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो भारत की विदेश नीति में कई सारे रीज़न है। एक तो नेम है, जो बाहरी विदेश की नीति बाहरी यूएनओ की पॉलिसीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। ये 3 पॉइंट हम बाहरी नीति के अंदर रखते हैं। आंतरिक नीति में जनता की आवश्यकता, भारत का इतिहास और भारतीय समाज को हम इन 3 चीज़ों को इसके अंदर रखते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम देखो पिछले पेपर में भी आया था, इसमें भी आ गया। कोई भी 2 परिणाम बता दो। वैसे तो 2 ही परिणाम कह रहा है। तो आप कहते हो 90% उद्योगों को निजी हाथों में हो गए लगभग और रूस के जो उद्योग थे उसको औने-पौने दामों में बेचा गया। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। भई देखो दक्षिण एशिया में बेशक से चाइना ना हो, बेशक से अमेरिका ना हो, परंतु इनकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिका महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन देशों का जो व्यापार है वो सभी देशों से होता है। दक्षिण में भी और दक्षिण पूर्व के देशों में भी। सो भारतीय या फिर दक्षिण एशिया के प्रोस्पेक्टिव में कहें तो ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं इन कंट्रीज़ में।
या फिर इन देशों से ज़्यादा सामान जो है वो कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है, बेचा भी जाता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न हम इसके अंदर डाल देंगे कि ये ज़्यादातर फ़ेवरेबल कंट्रीज़ हैं। फ़ेवरेबल कंट्रीज़ का मतलब है जैसे श्रीलंका है, नेपाल है। इन देशों के पास में ज़्यादा धन नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं। अब भाई इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हमें थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बट चीन और अमेरिका देश ऐसे हैंगे जो बिना इन्वेस्टमेंट करे भी आपसे व्यापार करने के लिए तैयार हैं। वो इन्वेस्टमेंट भी आपके देश में करते हैं, बट कंडीशन ये है कि उन्हें अपना बिज़नेस आपकी कंट्रीज़ में उनको फैलाना है, ताकि वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें और अपने देश में उसको ले जा सकें। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में दक्षिण एशिया द्वारा की गई पहलों के प्रयास कीजिए। अब देखो, इसमें हम सार्क लिख देंगे। सार्क की स्थापना सबसे पहला, सार्क की स्थापना कब हुई? ढाका में 1985 में। दूसरा पॉइंट लिख देंगे साफ्टा के बारे में। साफ्टा, एक लिख देंगे हम साप्टा, SAPTA, ये भी। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौते, भाई मुक्त व्यापार समझौते। मुक्त व्यापार समझौते के बाद में भी इन देशों ने कई बार अपनी जो समय-समय पर सार्क की बैठकें बुलाई हैं, वो बैठकें भी दिखाती है कि ये आपसे सहयोग को बढ़ाते हैं। आपको पता है साप्टा के अंदर क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साप्टा के बारे में भी बताया। तो ये चारों पॉइंट इसके अंदर लगने। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वैश्वीकरण का विरोध करने में भारत की क्या भूमिका है? तो बहुत सारी भूमिका है। भारत की संस्कृति वायलेट हो रही है, इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसलिए विरोध हो रहा है। भारत का जो पैसा है, वैश्वीकरण के थ्रू, कंपनियों के थ्रू एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और साथ ही साथ वैश्वीकरण के अंदर केवल पश्चिमीकरण या पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी व्यापार, पश्चिमी करेंसी, इसी को प्रमोट कर रही है ज़्यादातर। अगला कहता है, वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका को कैसे बदल दिया है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको राजनीतिक प्रभाव में बता रखे हैं। वैश्वीकरण ने राज्य की भूमिका बदल दी है। राज्य की भूमिका बदल दी है, जैसे अब मीडिया, पहले वैश्वीकरण के से पहले हम देखते हैं जो मीडिया था वो सरकार कंट्रोल करता था। सरकार डिसाइड करता था क्या खबरें छापनी है, क्या खबरें नहीं छापनी, क्या चीज़ें दिखानी है, क्या चीज़ें नहीं दिखानी, क्या चीज़ें ब्रॉडकास्ट होगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी। परंतु वैश्वीकरण के बाद में ये चेंजेस हो चुका है। दूसरा, सरकार जो है आज के ज़माने में कानून बनाना, संसद के अंदर कानून बनाना, संविधान संशोधन करना और शासन करना, इस पे ही वो केवल सिमट चुकी है। नागरिकता के कॉन्सेप्ट भी सरकार के हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। नागरिकता का कॉन्सेप्ट सरकार के हाथ से कैसे निकल रहा है कि सरकार पहले अपनी इच्छा से लोगों को क्या करती थी? नागरिकता देती थी, लेकिन अब क्या है? आप किसी देश में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दो, वो सरकार आपको खुद ही आपको कहेगी कि ले लीजिए, हमारे यहाँ से नागरिकता ले लीजिए। इसके अलावा सरकार जो है कई बार अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपने फैसलों को बदल लेती है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई 1984 में, जो अमेरिका की मिथेल कार्बाइड नाम की कंपनी थी, जो क्या करती थी, हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली खाद वगैरह बनाती थी, और उस खाद को हम खेत में यूज़ करके क्या करते थे, भई कीटनाशक के रूप में यूज़ करते थे, परंतु उसमें लीकेज हुआ, वाटर मिल गया था उस कार्बाइड में, और जिसकी वजह से लाखों लोगों की आँखों की रोशनी तुरंत ही तुरंत चली गई थी। तो य ऐसे में हमारी सरकार इन कंपनियों का कुछ नहीं कर पाती। तो ये हमारे लिए कंसर्निंग टॉपिक है। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा कहाँ का है? मिज़ोरम का। के बीच में शांति समझौते की ओर ले जाने वाली घटनाओं का आकलन कीजिए। इसमें मैंने बताया था कि जो लाल डेंगा था वो मिज़ोरम के अंदर मिज़ो नेशनल फ्रंट की स्थापना कराता है, और मिज़ो नेशनल फ्रंट की स्थापना करवाने के थ्रू वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि मिज़ोरम को देश से अलग कर दिया जाए, परंतु देश से तो नहीं, उसे एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। दूसरा, कहा क्या कह दिया गया कि जो लाल डेंगा है वो वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ में उसे एक स्पेशल राज्य का भी दर्जा दे दिया गया था। और जो बाहरी लोग जो थे, वहाँ पर जो उस देश के उस राज्य के अंदर आ रहे थे, उन लोगों को कह दिया गया था कि भैया अब उसके अंदर ज़्यादा घुसपैठ नहीं होगी। तो ये भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन-सा पहलू वैश्विक संपदा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, एकल राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में, विकसित राष्ट्रों के प्रबंधन में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा प्रबंधन हेतु क्षेत्र है। ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपसे, 1972 में रियो सम्मेलन को डैश नाम से जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन। अगला, वैश्विक संपदा के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों आवश्यक है? सतत विकास की दृष्टिकोण की प्राप्ति के लिए। ये आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से देशों को किस जोड़े को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई? भारत और चीन है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से मैप से पूछा गया है।
जैसे कहता है कि वह राज्य जिसमें पूर्व लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्म क्या होता संबंध रखते हैं तो वो उत्तर प्रदेश से थे। इसके बाद में राज्य जहाँ पर कर्पूरी ठाकुर ये बिहार से थे। क्या कहते हैं सी नटराजन या टी नटराजन ये आपके मेरे ख्याल से तमिलनाडु से हैं, अभी देखना पड़ेगा मैप के अंदर। और वीवी गिरी का किस राज्य से संबंध रखते हैं, अब इसके बारे में बताना है। वीवी गिरी जो आप सभी के थे वो यहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। बाकी सब तो आपको उत्तर पता ही है। अब 6 नंबर के क्वेश्चन, अब ये आ गया देखो, माओ की किताब, वेरी गुड। कहता है लाल किताब को हाथ में पकड़े हुए नेताओं की पहचान, माओ है, ठीक है। पहले लाल किताब थी, अब लाल टाई है। इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? इसमें परिवर्तन ये हुआ है कि पहले जो समाजवाद था वो समाजवादी शासन तंत्र था, अब उसने समाजवादी की जगह पूंजीवादी रुख अपनाना शुरू कर दिया है। यानी जो साम्यवादी शासन व्यवस्था है उसे थोड़ा सा आंतरिक रूप से केवल शासन में वो उसको यूज करते हैं, अपनी इकोनॉमी में भी नहीं। तब और अब में हुए किन्हीं दो आर्थिक परिवर्तनों को बताइए। तो भाई पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ गया है, पहली बात तो हम ये कह देंगे। और दूसरी बात, जो चाइना के अंदर पहले निजीकरण कम था तो वो निजीकरण को भी बढ़ावा मिला है, ये ध्यान रखना है। अब ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए। सबसे पहले 1972 में अपना एकांतवाद समाप्त करके अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित किए। फिर 1978 में इसने उदारीकरण की नीति अपनाई। फिर 1982 में इसने खेतों का निजीकरण किया। 1998 में इसने उद्योगों का निजीकरण किया। इसके बाद में सेज की स्थापना की है। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चाइना में होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय अब व्यापार है उन सब के जो कानून बनते हैं वो सारे के सारे यही बनाता है। अगला कहता है जापान की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए और इसको बताइए कि सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में क्यों है। सबसे पहली बात तो जो जापान है उसने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद में भी जो परमाणु बम उस पर गिराए गए थे, लिटिल बॉय और फैटमैन, हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बाद भी उसने अद्भुत तरीके से अपना विकास किया है। दूसरा, चाइना में सबसे ज्यादा भूकंप सुनामी आती है लेकिन फिर भी इस रोधक से उसने अपने वहां पर डेवलपमेंट को स्टैब्लिश किया है। तीसरी बात कहें तो वो रोबोट्स और कार मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में आगे है और साथ साथ यूएनओ के अंदर 19% का कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये भी इसको बताता है कि ये एक आर्थिक महाशक्ति है। इसके अलावा चाइना चाइना के बाद में एशिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी हुई है तो वो किसकी हुई है? जापान की। अगला कहता है 1989 से 1990 के बीच में भारत में घटी किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक घटनाओं को बताइए। तो बता दो, जैसे 1989 से एक से सबसे पहला है 1991-92 में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ वो डाल दो। फिर 1991 में आप डाल दो इसमें एलपीजी मॉडल भारत ने अपनाया। फिर आप ओबीसी का आरक्षण इसमें डाल सकते हो। ओबीसी का आरक्षण यानी मंडल मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। और इसके बाद अगर आप डालना चाहोगे तो इस बीच में आप कह सकते हो कि गठबंधन का दौर था, ये भी कह सकते हो। कोई भी एक स्थिर सरकार नहीं बनी। 4 पॉइंट बताने थे, कोई भी 4 घटनाओं के बारे में बता सकते हो ऐसे। अगला कहता है कि भारत में अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के बीच में सहमति के 4 मुद्दे कौन-कौन से हैं? ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये भी सेमी चैप्टर का है। अब देखो सबसे पहली बात तो गठबंधन का दौर है, इस पे सहमति बनी है। दूसरा, सहमति किस पे बनी है कि भाई देश के विकास में हमें मिल-जुल कर काम करना है। तीसरा, विपक्ष जो है एक मजबूत हुआ है। और चौथी बात करें तो शिक्षा जो है उसके क्षेत्र में सुधार के बारे में बात चल रही है। कहता है समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता का बताइए। तो यूएनओ की आवश्यकता बता दो आज वर्तमान समय में भी। जैसे युद्ध को रोकने के लिए आने वाली जो पीढ़ी है उसको युद्ध की ज्वाला से बचाने के लिए, ये सारे पॉइंट इसके अंदर आप डाल दो। मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, ये आज ये भी प्रासंगिक है। जो परिषद है यानी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें समान प्रतिनिधित्व की कमी है। अब यहाँ पर बताना है उपयुक्त कारणों से बताइए कि कौन-कौन से कारण हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पुनर्संरचना है उसके लिए बात करता है, आवश्यक है। सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 देशों को विशेष अधिकार है। दूसरा, ये केवल अपने फायदे की नीतियों को सपोर्ट करते हैं और ये पूरे विश्व का समर्थन नहीं करते। ठीक है? आप ये पॉइंट बोल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इसका बच गया है। मणिपुर को भारतीय संघ में कैसे शामिल किया गया ये बताना है और 1947 में इंडिया विभाजन के कोई 4 परिणाम बताओ। 4 परिणाम कोई से ही बता दो। 4 परिणाम कौन-कौन से हुए? हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गँवाई, रातों-रात लोग शरणार्थी हो गए, महिलाओं पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और साथ ही साथ में जितने भी वित्तीय संसाधन थे या रेलवे इंजन वगैरह थे, उनका भी क्या हुआ बँटवारा हुआ। इसके अलावा ना केवल देश का बल्कि राज्यों का भी बँटवारा हुआ था। कलकत्ता जैसे एक एग्ज़ाम्पल वेस्ट बंगाल है और दूसरा पंजाब, उसका भी बँटवारा हुआ था।
मणिपुर को भारतीय संघ में कैसे शामिल किया गया? तो मैंने बताया था राजा बौद्धचंद सिंह थे यहाँ के राजा। उन्होंने उन्हें पहले क्या किया गया, राजा बौद्धचंद सिंह जो थे उन्हें विलय पत्र दिया गया, तो उन्हें कहा गया था कि भाई मणिपुर जो है भारत में एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया जाएगा, परंतु क्या किया गया आगे चल के उसे भी भारतीय संघ में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया। सो इट्स ऑल अबाउट दिस पेपर। ये सारा का सारा आप सभी के इस पेपर के बारे में था। आई होप you will enjoy this session, and if you like, please subscribe and join us. Okay, we will meet in next video.